दोस्तों, स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जब उस बच्ची की मां ने ये सब पहली बार देखा तो उससे क्या कहा और उसके साथ क्या किया, आइए सुनते हैं ये पूरी कहानी। रीना नाम की औरत अपनी कहानी बताते हुए कहती है कि मैंने अपने ससुराल वालों से, यहां तक कि अपने रिश्तेदारों से भी लड़ झगड़ कर अपनी बेटी को स्कूल भेजा था। वो लोग तो उसकी तालीम के खिलाफ थे, लेकिन कुछ दिनों से उसकी हरकतें बहुत मशकूक हो गई थीं। मैं पूरा दिन बातें सुनती, पर फिर भी उसे स्कूल रोजाना भेजती, मेहनत करती ताकि उसके खर्चे निकाल सकूं। पर आज जो चीज उसने मेरे सामने रखी, मैं हैरान रह गई। वो स्कूल से आई थी और उस चीज को हाथ में पकड़े बैठी थी। मेरे सामने ऐसे बैठी थी जैसे बहुत बड़ा वर्ल्ड कप लेकर आई है और मैं उसकी तारीफ करूंगी। मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या है, क्या करती रहती हो तुम स्कूल में? तो उसने कहा कि वो कुछ नहीं करती है, लेकिन मामला गड़बड़ था। ऐसा मामला था कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। एक दिन मैं उसके स्कूल चली गई और दूर से देखकर ही पता चल गया कि वो क्या कर रही थी। पास जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो मंजर मुझे मार डालने के लिए काफी था, क्योंकि मेरी बेटी एक। मेरा नाम रीना है। मैं अपनी जवानी में बहुत खूबसूरत होती थी, इतनी खूबसूरत कि मेरे शौहर ने जब मुझे देखा तो सबके सामने ये कह दिया कि उसे दहेज नहीं चाहिए, बस ये लड़की उसके निकाह में दे दी जाए। हम दोनों की शादी हो गई और मैं घर आ गई। पर इस बात के लिए मेरी सास ने मुझे कभी माफ नहीं किया कि मैं कुछ भी लेकर नहीं आई। मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया था, जबकि बाकी बहनों को कुछ न कुछ तो दिया ही था। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे शौहर ने इनकार कर दिया तो फिर हम कुछ क्यों दें। मेरे शौहर ने कहा था कि वो सारा सामान खुद बना लेगा, लेकिन फिर हालात ऐसे आ गए कि हम ज्यादा सामान नहीं खरीद सके। अल्लाह ने एक बेटा दिया था जो अब 17 साल का हो गया था। वो दूसरे शहर में अपने बाबा के साथ ही काम करता था। उसके बाद अल्लाह ने मुझे एक बेटी भी दी थी। वो भी अब जवान हो रही थी। हमने उसका नाम सहर रखा। उसने जब 5 क्लास पढ़ ली तो मेरी सास और बाकी देवरानियों जेठानियों ने कहा कि अब इसको घर पर बिठाओ, इसे घर के काम सिखाओ। ये जवान हो रही है, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरी बेटी कम से कम भी 12 जमातें तो पढ़े। आजकल 5 क्लासों को क्या समझा जाता है। इसीलिए मैंने उसे हाई स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो भी पढ़ाई करना चाहती थी और उसे भी पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन हमारे उस गांव में कोई सरकारी स्कूल नहीं था। यहां तो किसी ने खुद ही एक स्कूल बनाया था जिसमें ज्यादा लड़कियां नहीं थीं। जगह भी कम थी, क्योंकि गांव के लोग अपनी बच्चियों को ज्यादा नहीं पढ़ाते थे। मैंने उसे कहा कि मेरे पास फीस के पैसे नहीं है, आप थोड़ी मेहरबानी नहीं कर सकते। उसकी मालकिन भी एक औरत थी। उसने कहा कि मैं खुद बड़ी मजबूर हूं, नहीं तो कुछ कर लेती। मैंने इस स्कूल का किराया भी देना होता है और बिजली का बिल भी। मैंने उसकी मजबूरी को समझा और कहा कि ठीक है, कहीं से कुछ ना कुछ कर लूंगी। अब मैं घर के काम करती, शाम के टाइम में मशीन लेकर बैठ जाती, रजाइयां और रजाइयों के कवर सिया करती। मुझे कपड़े तो सीने नहीं आते थे, लेकिन ये काम आता था। पर यह काम बहुत मुश्किल और लंबा होता था और इसमें वक्त बहुत लगता था। फिर भी इतने पैसे निकाल लेती थी कि अपनी बेटी के स्कूल का खर्चा निकाल सकूं। उसकी फीस, किताबें, पेंसिल, रबर, हर चीज का खर्चा मुझे ही निकालना होता था। मेरा शौहर भी पैसे नहीं देता था। वो कहता था कि अगर बेटी को पढ़ाना है तो अपने बलबूते पर पढ़ाओ। उसे इस बात का मसला नहीं था कि बेटी को पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए। मैं सबसे लड़ झगड़ कर ये काम कर रही थी। रजाइयां सी सीकर मेरे हाथ सूज जाते थे। मुझे अपनी बेटी की फीस देनी थी, लेकिन अभी पैसे पूरे नहीं हुए थे। पहले से ही 7 दिन ऊपर हो चुके थे। मैं बड़ी परेशान थी, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है, इस महीने हम आपकी फीस माफ कर देते हैं। अगले महीने आपको दोनों महीनों की फीस देनी होगी। अगला महीना भी शुरू हो गया और उसके 8 दिन भी ऊपर हो गए। मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी बेटी की फीस 4000 थी और कुछ ऊपर के खर्चे भी थे, यानी मुझे 5000 की जरूरत थी। 5000 कहां से आते? शौहर से बात की तो उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। मैंने कहा कि उसके लिए नहीं तो मेरे अपने खर्चे के लिए दे दो। उसने कहा कि तुम्हारे खर्चे के लिए नहीं है, तुम अभी सब्र करो। मैंने सोचा था कि थोड़े बहुत पैसे देगा तो मैं अपनी बेटी की फीस दे दूंगी, कपड़े वगैरह नहीं बनाऊंगी, लेकिन उसने मुझे पैसे नहीं दिए। मेरी बेटी घर आई तो वो भी काफी परेशान थी। वो कमरे में चली गई और जब मैं दोपहर को उसके कमरे में आई,
मैंने तकिया उठाया तो हैरान रह गई। तकिए के नीचे 2,000 पड़े थे। मैंने कहा कि ये पैसे कहाँ से आए, क्या ये पैसे मेरे शौहर ने रखे हैं? लगता है उसे मेरा एहसास हो गया। लेकिन वो बाहर बैठा अपनी मां से कह रहा था कि आज मुझसे पैसे मांग रही थी। मैंने तो 1 रुपया नहीं दिया। इसका मतलब कि ये पैसे मेरे शौहर ने नहीं रखे थे। फिर ये पैसे रखे किसने थे? अगले दिन फिर से ऐसे ही हुआ। मेरे तकिए के नीचे 2,000 पड़े थे। मैंने तो अभी पिछले पैसे भी इस्तेमाल नहीं किए थे। मैं हैरान थी, लेकिन मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैंने वो पैसे अपनी बेटी को दिए और कहा कि अपनी फीस भी दे देना और कुछ किताबों वगैरह के पैसे थे जो उसने उधार ली थी वो भी दे देना और कुछ अच्छा खा भी लेना। उसने कहा कि ठीक है अम्मी। वो भी बहुत खुश थी। पैसे लेकर जाने लगी कि अचानक से वापस पलट कर आई और कहा कि अम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। वो मेरे गले लग गई। मैंने कहा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मैंने कहा कि बेटी मां की सबसे अच्छी दोस्त होती है। वो स्कूल चली गई। मैंने सोच में पड़ गई, ये पैसे आ कहां से रहे थे? इस घर में ऐसा कोई भी नहीं था जो मेरी मदद करता। तीसरे दिन मैं हैरान तब हुई जब तीसरे दिन भी मेरे तकिए के नीचे 2,000 पड़े थे। अब मैं अपने कमरे पर नजर रखने लगी, क्योंकि कोई ना कोई तो जाकर वहां पर ये पैसे रखता ही था। मैंने सारे काम अपने कमरे के पास बैठकर ही किए। बर्तन भी बाहर बैठ के धोए। कपड़े भी मेरे कमरे में सिर्फ मेरी बेटी ही गई थी, और वो भी स्कूल से आने के बाद, क्योंकि वहां पर उसके कपड़े पड़े थे और पूरा दिन वहां कोई नहीं गया था। फिर शाम को मैंने देखा तो वहां पर 2,000 रुपये पड़े थे। इसका मतलब कि ये पैसे मेरी बेटी ने रखे थे। पर मेरी बेटी इतने पैसे कहां से लेकर आ रही थी? कहीं मेरी बेटी चोरी तो नहीं कर रही थी? मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने उसकी इतनी अच्छी तरबियत करने की कोशिश की थी। मैंने एक दिन प्यार उसे अपने पास बिठाया और पूछा कि बेटा, तुमने मेरे तकिए के नीचे पैसे रखे थे? तो उसकी शक्ल पे ही लिखा था कि जैसे ये उसने किया है। उसने कहा, जी अम्मी, मैंने रखे थे। मैंने कहा कि क्यों रखे थे? उसने कहा, तुम्हारी मदद करने के लिए। अम्मी, मैंने कहा कि पर तुम ये पैसे कहां से लेकर आई? उसने कहा कि मैंने ये पैसे खुद कमाए हैं। मैंने कहा, लेकिन तुम करती क्या हो? उसने कहा कि ये नहीं बता सकती, लेकिन ये पैसे मैंने कमाए हैं। ये मेरे कमाए हुए पैसे हैं। मेरी बेटी अब जवान हो रही थी, खूबसूरत हो रही थी, कमसिन थी लेकिन बेवकूफ नहीं थी। अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि इस घर में उसने अपनी मां को अपने बाप से मार खाते हुए भी देखा था, अपनी दादी से बातें सुनते हुए भी देखा था। उसके अंदर कोई इतना बचपना नहीं था। और ये तो मैं भी जानती थी कि पैसे कमाना कोई आसान काम नहीं था, और वो भी 2,000। मैंने उससे कहा कि मेरी बात गौर से सुनना बेटा, ये जो तुम रोज 2,000 रुपये, अभी मेरी बात मेरे मुंह में थी कि मेरा शौहर वहां पर आ गया। उसने कहा कि क्या बातें हो रही हैं 2,000 रुपये के बारे में? मैंने कहा कि 2,000 की जरूरत है, आप दे सकते हैं। मुझे फौरन गुस्सा आ गया। मेरे शौहर ने कहा कि मेरे पास तो 5 रुपये नहीं है, और आकर बिस्तर पर लेट गया। मेरी बात अधूरी रह गई। मेरी बेटी कुछ बोलने लगी तो मैंने उसे न बोलने का इशारा किया कि कुछ नहीं बोलो। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात मेरे शौहर को पता चले, क्योंकि अगर ये बात मेरे शौहर को पता चलती तो बहुत बड़ा तूफान आ जाता, और वो सीधा जाकर मेरी सास को बताता और पूरे गांव में ये बात फैल जाती। पहले मुझे खुद पता करना था कि आखिर बात क्या थी। वैसे ये बात बहुत अजीब थी कि मेरी बेटी स्कूल जाती है, वहां से 2,000 रुपये कमा के लाती है। आखिर वो स्कूल में ऐसा करती क्या थी? एक दिन मैं उसके स्कूल चली गई। मैंने प्रिंसिपल से पूछा कि यहां सब कुछ ठीक है, सहर ठीक से पढ़ती तो है, तंग तो नहीं करती। मैंने ये सब कुछ इसलिए पूछा था कि अगर कोई बहुत ही अनोखी बात हुई तो प्रिंसिपल मुझे खुद ही बता देगी। पर उसने कहा कि सब कुछ ठीक है, आपकी बेटी पढ़ाई में भी अच्छी है और सबके साथ उसका रवैया भी बहुत अच्छा है, इखलाक भी अच्छा है, सबके साथ दोस्ती है, अच्छे तरीके से पेश आती है। इसका मतलब क्या उनको भी कुछ पता नहीं था? एक दिन वो पैसे मेरे शौहर ने देख लिए। उसने कहा कि तुम्हारे पास तो खुद इतने सारे पैसे हैं, तो फिर तू मुझसे पैसे क्यों मांग रही थी? मैं हैरान थी कि ये पैसे तो मेरे लिए वाकई मुसीबत बनने जा रहे थे। अब मुझे झूठ पे झूठ बोलना पड़ रहा था। मैंने कहा कि जमा किए हुए थे, 3 महीने की फीस नहीं थी, बेटी की फीस के पैसे हैं। मेरे शौहर ने कहा कि उसकी फीस हो जाएगी। वैसे भी प्रिंसिपल तुम्हारी दोस्त है। मैंने कहा कि वो मेरी दोस्त नहीं है, वो इस गांव की जरूर है, लेकिन वो किसी की दोस्त नहीं है। ये पैसे वापस करो।
मेरे शौहर ने वो पैसे अपनी जेब में डाल दिए और कहा कि मुझे भी अभी जरूरत है, बाद में तुम्हें वापस कर दूंगा। मुझे पता था कि अब ये पैसे मुझे वापस मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन ये जो भी हो रहा था बहुत ज्यादा अजीब था। मेरे शौहर ने हमेशा मेरे साथ यही किया था। मुझे अपने शौहर के बारे में एक और बात भी पता चली थी जो मैं अपने दिल में ही दबाए बैठी थी। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरा शौहर, जो मेरी खूबसूरती देखकर मुझ पर मर मिटा था, जिसने दहेज लेने से इनकार कर दिया था, अब वो मुझसे इतना बदजन और बदगुमान क्यों हो गया था कि दरअसल उसने दूसरी शादी कर रखी थी और वो भी दूसरे गांव में। वो अक्सर वहां पर जाता था, उसके खर्चे उठाता था। सुना था कि उससे एक बेटा भी था जिसके वो खर्चे उठाता था और बहुत खुश रहता था। मेरे बेटे को भी मेरे शौहर ने अपने इशारों पर नचा लिया था। वो भी मुझसे अच्छे तरीके से बात नहीं करता था और दूसरी माँ के घर भी वो आता जाता था। उसको मेरे शौहर ने बिल्कुल अपनी तरफ लगा लिया था। अब मेरे लिए इस दुनिया में अगर कोई मेरा अपना था तो वो मेरी बेटी ही थी, लेकिन मैं बहुत परेशान थी। ये गांव था, यहां पर छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं, इसीलिए मुझे सोच समझकर कदम बढ़ाना था। एक दिन मैं स्कूल चली गई। मैंने सोचा कि देखती हूं कि मेरी बेटी क्या कर रही है, क्योंकि वो पैसे तो स्कूल से ही कमा कर लाया करती थी। पर जब मैं स्कूल गई तो ये बात जानकर हैरान रह गई कि मेरी बेटी तो स्कूल में थी ही नहीं। मैंने उसकी दोस्त से पूछा कि सहर कहाँ है। मैं उसकी दोस्त को भी अच्छी तरह से जानती थी। उसने कहा कि हमें नहीं पता, अभी तो छुट्टी होने में थोड़ा टाइम था। मैंने कहा कि क्या वो रोज इस टाइम नहीं होती? उसने कहा कि हमारी आखिरी पीरियड की मैडम ने 3 महीने की छुट्टी ली है, तो आखिरी पीरियड खाली होता है। हम उसमें बैठकर अपनी पढ़ाई करते हैं और आखिरी पीरियड में सहर यहां पर नहीं होती है। मैंने कहा कि तुमने ये बात किसी और को बताई है? उसने कहा कि नहीं, मुझे सहर ने बताने से मना किया था, लेकिन वो आखिरी पीरियड में गायब हो जाती है। मैंने कहा कि अभी वो कहाँ है? उसने कहा कि मुझे नहीं पता। मैं और ज्यादा परेशान हो गई कि मेरी बेटी कहाँ है और मैं उसे कहाँ तलाश करूं, पर उसने कहा कि वो छुट्टी के वक्त आ जाएगी, आप यहीं पर इंतजार कर लें। वो छुट्टी के वक्त आ जाती है और हमारे साथ ही निकलती है। मेरी बेटी वापस अपनी दोस्तों के साथ ही आया करती थी। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे उसे पता चल जाएगा कि मैं उसके पीछे आई थी। मैं घर जाती हूं। मैं घर चली गई और मेरी बेटी छुट्टी के टाइम आ भी गई। उसने फिर से 2000 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए। उसने कहा कि अम्मी, आपने कहा था ना कि तकिए के नीचे नहीं रखना, नहीं तो बाबा देख लेते हैं, इसीलिए ये मैं आपको दे रही हूं। मैंने अपनी बेटी को हैरान होकर देखा। उसने कहा कि क्या बात है अम्मी? मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं है। अगले दिन मैं उसके स्कूल चली गई। जैसे ही आखिरी पीरियड का वक्त हुआ, मैंने देखा कि वो स्कूल की एक टूटी हुई दीवार से अंदर से निकलकर बाहर जा रही थी। मेरे तो हाथ पांव फूल गए। आखिर मेरी बेटी क्या कर रही थी? वो स्कूल से कहाँ जा रही थी, किधर जाती थी? उसने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो चलती चलती जा रही थी। जब वो थोड़ा आगे पहुंची तो मेरे हाथ पांव मजीद कांपने लगे, क्योंकि वो जिस घर में जा रही थी उस घर के बारे में हम सब अच्छी तरह जानते थे। पूरा गांव जानता था, और अगर मेरी बेटी को किसी ने वहां जाते हुए देख लिया होता तो अभी तक मेरी बेटी इतनी बदनाम हो जाती कि इस गांव में कोई उससे शादी नहीं करता, क्योंकि ये घर जिन लोगों का था उनको हम सब अच्छी तरह जानते थे। वो कोई और नहीं बल्कि कुछ किन्नर यानी हिजदे थे जो यहीं पर रहते थे। दूसरे गांव में जाकर नाच गाना किया करते थे, या किसी का बच्चा होता था तो उनको बुलाया करते थे। उनके घर में कोई भी नहीं जाता था, उनसे कोई मेल मिलाप नहीं रखता था। वो तैयार होकर बाहर निकल जाते थे। मेरी बेटी वहां पर क्या कर रही थी, उसका वहां पर क्या काम था? क्या मुझे अंदर जाना चाहिए था, या पहले मुझे ये बात अपने शौहर को बताना चाहिए थी? लेकिन अगर शौहर को बताती तो वो मेरी बेटी पर हाथ भी उठाता, उसकी पढ़ाई भी बंद करवा देता। इसलिए मैं खुद ही आगे बढ़ गई। मेरी बेटी तो अंदर चली गई। आखिरी पीरियड और छुट्टी के टाइम को मिलाकर वो यहां पर तकरीबन 2 घंटे गुजारा करती थी। उसका बैग भी उसी के पास था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से किन्नर बाहर आया, जो मुझे देखते ही पहचान गया। मैंने उसे धक्का दिया और मैं अंदर दाखिल हो गई, और सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी बेटी वहीं पर बैठी थी। वो मुझे देखकर घबरा सी गई। मैंने कहा कि क्या कर रही है तू यहां पर? बोल, क्या कर रही है? तेरा यहां पर क्या काम है तुझे? मैंने बताया था ना कि अगर तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की
मेरी इज्जत बर्बाद की, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अरे तेरे लिए मैंने सबसे झगड़ा मोल लिया। तेरा बाप भी हमारा नहीं, वो भी कभी हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। हम पर कोई मुसीबत आई तो सारे खानदान वाले तालियां बजाएंगे। क्या कर रही है तू यहां? मैं अपनी बेटी को थप्पड़ मारने लगी कि एक किन्नर ने मेरा हाथ हवा में ही रोक लिया। मैंने अपना हाथ झटक कर वापस छुड़वा लिया। मैंने कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग मेरी बेटी के साथ? तब उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं जमीन पर ऐसी बैठी कि जैसे मेरे जिस्म से रूह निकल गई। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा, वो भी रो रही थी। मुझे किन्नरों ने बताया कि आपकी बेटी हमारे पास काम करने के लिए आई थी। उसने कहा था कि वो हमारे घर को साफ कर दिया करेगी। बहुत प्यारी बच्ची है, हम लोग बुरे नहीं हैं। हम इससे सारे घर का काम करवा सकते थे, लेकिन हमने पूछा कि तुम ये काम क्यों करना चाहती हो? क्योंकि हम आपको जानते थे, हमें पता था कि ये आपकी बेटी है। इसने कहा कि मेरी अम्मी मेरे लिए बहुत मेहनत करती है, परेशान रहती है, थक जाती है। रात को जब सब सो जाते हैं तो मेरी अम्मी नींद में दर्द से फरियादें करती हैं। उनकी पूरी हड्डियों में, जिस्म में दर्द रहता है, लेकिन अगले दिन वो फिर से खड़ी हो जाती है। इसीलिए मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूं। हमारा ये घर बहुत बड़ा था और हमें नौकरानी की जरूरत थी। दरअसल जो नौकरानी यहां पर काम करती थी वो यहां से काम छोड़कर चली गई और उसने इस लड़की के स्कूल में काम करना शुरू कर दिया। वहां पर हमारी पुरानी नौकरानी किसी को ये बात बता रही थी कि वहां पर पैसे तो अच्छे मिलते थे, लेकिन मैं ऐसे लोगों के घरों में काम नहीं करना चाहती। बुरे लोग होते हैं ना, इसलिए। वहीं से इसने ये बात सुन ली और ये हमारे पास आ गई। हमने कहा कि हमारे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, अगर तुम्हें थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो वो हम दे देंगे। पर इसने कहा कि ये मेहनत से पैसे कमाना चाहती है, इसीलिए हमने इससे 2-4 दिन काम करवाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगने लगा कि ये बहुत अच्छा मेकअप करती है, इसको बहुत अच्छा मेकअप करना आता है और हमने इसे थोड़ा बहुत खुद से भी सिखाया है। चीज़ों के बारे में बताया है कि पहले क्या लगाते हैं। हमें लगता है कि आपकी बेटी के हाथ में टैलेंट है, इसे ब्रश चलाना आता है। ये कोई आम बात नहीं है। अगर ये पेंटिंग करे तो बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकती है, और मेकअप भी तो पेंटिंग ही होता है। ये हम सब का मेकअप करती है और वो भी बहुत अच्छा। हम लोग तैयार होकर निकल जाते हैं और फिर पूरी रात तक हम काम पर होते हैं। तो 2 घंटे के अंदर ही 15-15 मिनट में ये हम सबको तैयार करती है और बहुत जल्दी जल्दी काम करती है। हम लोग अगर ऐसा मेकअप बाहर से करवाएं तो एक एक इंसान के 2-3 हज़ार तो लगते ही हैं, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा। तो हम इसे इकट्ठे ही 2,000 दे देते हैं और ये भी खुश हो जाती है और हमारा भी काम हो जाता है। मैंने अपनी बेटी को देखा तो मैं हैरान रह गई कि मेरी बेटी, मेरी प्यारी परी, उसने कैसे ये सब कुछ सोचा, कैसे उसके अंदर ये बात आई। उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी पे कभी हाथ नहीं उठाइएगा, आपकी बेटी बड़ी ही एहसास करने वाली लड़की है, ऐसी औलाद सबको नहीं मिलती है। मैंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया, उसके आंसू साफ किए। वो इस तरह से रो रही थी कि जैसे उसने कुछ गलत कर दिया। मैंने उन लोगों को, यानी किन्नरों को, कहा कि अगर ये बात गांव वालों को पता चल गई तो बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा कि ये बात कभी भी पता नहीं चलेगी। आप ट्यूशन का बहाना करके इसको घर से भेज दिया करें, हम इसको हिफाजत से वापस भी छोड़ देंगे और रास्ते से पकड़ भी लेंगे, किसी को पता भी नहीं लगने देंगे। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही कुछ करती हूं, क्योंकि मेरी बेटी मेरे लिए ये काम करना चाहती थी और 2 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब मेरी बेटी ये काम करती थी और मैंने घर वालों को कहा था कि वो ट्यूशन जाती है। मेरे पास पैसे वगैरह भी होते थे। मैं उन्हीं पैसों से अपनी बेटी के लिए चीजें लेती थी, कपड़े बनाती थी। मेरे शौहर की दूसरी शादी के बारे में मुझे पता चल गया था। जब मैंने उससे लड़ाई झगड़ा किया तो वो हमेशा के लिए अपनी दूसरी बीवी के पास चला गया। कुछ अरसे बाद मेरा बेटा भी वापस आ गया, क्योंकि फिर सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है। मुझे मेरे शौहर की दूसरी शादी के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन मैं खामोश थी। अब खानदान वालों को भी पता चल गया। वो लोग बातें तो कर रहे थे, लेकिन उससे मेरे शौहर को क्या फर्क पड़ता था। वो हमेशा के लिए वहीं चला गया। मेरे बेटे को भी मैंने सब कुछ बता दिया। उसे इस बात से कोई मसला नहीं था। अब हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा थे और इस घर में रह रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास इतने पैसे आ गए, हमने अलग घर ले लिया और मैं वहां पर रहने लगी।
दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें